तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, जो रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर को भी शो करता है। डी ब्रोगली ने 1924 में यही वेव पार्टिकल ड्यूअलिज्म जो है इसको एक्सटेंड किया और जो फंडामेंटल एंटिटीज जो फिजिक्स है वहां तक इसको लेकर गए। मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स। डी ब्रोगली का ऐसा मानना था कि जिस तरह से रेडिएशन में फोटोन जो है वो ड्यूअल नेचर शो करता है, वेव के साथ साथ पार्टिकल प्रॉपर्टी भी शो करता है, इसी तरह से जो नॉन मटेरियल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इनसे एसोसिएटेड भी एक वेव होनी चाहिए। मीन्स इनको भी जो है वो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स शो करनी चाहिए। मीन्स इन्हें भी ड्यूअल नेचर शो करना चाहिए। फिजिकल एंटिटीज हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इन्हें भी वेव नेचर शो करनी चाहिए। और डी ब्रोगली की इसी सजेशन को हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोलते हैं। डी ब्रोगली ने इस तरह की वेव्स जो प्योर मटेरियल पार्टिकल से एसोसिएटेड है, इन वेव्स को नाम दिया डी ब्रोगली वेव्स या मैटर वेव्स इनको हम बोलते हैं। और इनके वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए इसका भी कैलकुलेशन हेलो उन्होंने सर। हाँ, सर पीपीटी शो नहीं कर रहा है मेरे को। दोबारा लॉगिन करो बेटा, सर लॉग आउट करके। ओके अब सर। बाकी सबको हो रहा है? यस सर। यस सर। यस यस सर। यस सर, हो रहा है। तो डी ब्रोगली ने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में इन पार्टिकल्स की वो सजेस्ट किए। आज हम इन्हीं फॉर्मूलों को ड्राइव करेंगे। चलिए पहले डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लिख लीजिए, एक लाइन का है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, according to de Broglie hypothesis, a moving particle is associated with a wave is associated with a wave which is known as de Broglie wave or matter wave। de Broglie wave और मैटर वेव। तो देखिए, जैसे रेडिएशन के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट किया जाता है, उसी तरह से डी ब्रोगली ने भी इन मटेरियल पार्टिकल्स जिनसे एसोसिएटेड वेव है, इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के फॉर्मूले जो है डेवलप किए, उन्हीं को हम डेवलप करेंगे। तो हेडिंग डालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ।
लिखें इसमें, कंसीडरिंग द प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन, considering the Planck theory of radiation, the energy of a photon is given by E equals to h nu, जैसा आप जानते हैं फोटोन थे जो प्लैंक्स थ्योरी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो फोटोन है उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है दैट इज एच न्यू और एस सी ओवर लैम्डा होती है। Say it is equation number 1. According to Einstein mass energy relation, E equals to mc स्क्वायर होता है। Say it is equation number 2. दोनों ही इक्वेशन एनर्जी को डिनोट करती हैं फोटोन की, तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी हैव mc square will be equals to hc over lambda, और यहां से हम h लैम्डा इक्वल्स टू लिख सकते हैं h ओवर mc। ये फोटोन के लिए था, h ओवर mc। Say it is equation number 3, where c is the velocity of photon or light। तो c वेलोसिटी ऑफ फोटोन हो गया, m डायनेमिक मास ऑफ फोटोन हो गया, तो mc क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो इसको हम p से रिप्लेस कर सकते हैं, वेयर mc इक्वल्स टू p मोमेंटम एसोसिएटेड विद फोटोन, ब्रैकेट में लिख लीजिए मोमेंटम एसोसिएटेड विद फोटोन। अगर हम मटेरियल पार्टिकल कंसीडर करें
जिसका कि मास m है और वेलोसिटी v है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा, mv। तो इक्वेशन नंबर 3 की तरह से हम उसके लिए भी लिख सकते हैं फिर लैम्डा इक्वल्स टू h ओवर mv। लिख लीजिए इस लाइन को। इफ वी कंसीडर the case of a if we consider the case of a material particle of mass m and moving with velocity v that is momentum mv, then wavelength associated with this particle is given by lambda equals to h over mv। that is lambda equals to h over p। Say it is equation number 4। मीन्स अगर हमें किसी पार्टिकल का मोमेंटम मालूम है, मीन्स या वेलोसिटी और मास मालूम है, तो हम इस फॉर्मूले से उस पार्टिकल से एसोसिएटेड वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से वेवलेंथ जो है कैलकुलेट की जा सकती है। इन केस अगर हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम है उसकी, तो इफ k इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, इफ k इज द कैपिटल K इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द material particle kinetic energy of the material particle then k इक्वल्स टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो k विल बी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, हम m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर 2m, इस तरह भी लिख सकते हैं। और mv क्या बन गया, मोमेंटम, मीन्स p स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहां से हम लिख सकते हैं p की वैल्यू p इक्वल्स टू
अंडर रूट 2m_k। अंडर रूट 2m_k। इस वैल्यू को उठाकर हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। Therefore, de Broglie wavelength, lambda will be equals to h over under root 2m_k। तो इन केस अगर हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम है किसी पार्टिकल की, तो हम इस फॉर्मूले से लैम्डा इक्वल्स टू h ओवर अंडर रूट 2m_k, इस फॉर्मूले से हम उस पार्टिकल से एसोसिएटेड वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पार्टिकल से एसोसिएटेड वेवलेंथ कैलकुलेट की जा सकती है। तो किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है? उस पार्टिकल को एसिलेट करने के लिए जितने वोल्टेज रिक्वायर्ड है उससे। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q है और उसको V पोटेंशियल से एसिलेट किया जा रहा है, तो उससे एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? QV। लिख लीजिए इस लाइन को। इफ ए चार्ज पार्टिकल Q is accelerated by a potential V, is accelerated with a potential V, then its kinetic energy will be UV. Therefore, de Broglie wavelength will be lambda over h over under root 2m QV। इतना जो है de Broglie wavelength कैलकुलेट। से इट इज इक्वेशन नंबर कितना आ गया? 6। मीन्स अगर हमें एसिलेटिंग वोल्टेज मालूम है किसी चार्ज पार्टिकल का, तो उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी दैट विल बी h ओवर अंडर रूट 2m QV। और अगर वो चार्ज पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के केस में Q क्या होगा? E बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन Q will be equals to E। Therefore, lambda will be equals to h over अंडर रूट 2m EV। यानी एक इलेक्ट्रॉन को जितने पोटेंशियल से एसिलेट किया जाए, तो उस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन नंबर 7, मीन्स h ओवर अंडर रूट 2m EV। तो अगर इलेक्ट्रॉन के केस के लिए हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉन के केस में
लैम्डा इक्वल्स टू h की वैल्यू कितनी होती है 6.626 into 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड 34 34 जूल सेकेंड। मास कितना होता है इसका इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 तो 10 माइनस 31 kg केजी। चार्ज कितना होता है इसका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। तो इतनी चीजें तो हमें पहले से ही मालूम है। इंटू वी। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें देन इट विल कम्स आउट 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। ये बात याद रखने की है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के केस के लिए है। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और वो v वोल्ट से एक्सेलरेट हो रहा है तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वेवलेंथ उस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड होगा। तो ये तो चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल v से एक्सेलरेट करने वाली बात थी। हम ये भी जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल को टेम्परेचर से भी एक्सेलरेट किया जा सकता है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है किसी थर्मल इक्विलिब्रियम में है T टेम्परेचर पर तो उससे एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। तो चलिए इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम a particle in thermal equilibrium let us assume a particle in thermal equilibrium at temperature capital T at temperature capital T its kinetic energy is given by K equals to 3/2 kT। या KBT भी इसको बोल देते हैं। KB is the या K is the small k is the Boltzmann constant। So therefore the de Broglie wavelength can be written as lambda equals to h over इस वैल्यू को k की इस वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन नंबर 5 में रख दें तो हमें मिल जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू h ओवर अंडर रूट 3m kT। तो अगर हमें थर्मल इक्विलिब्रियम में एब्सोल्यूट टेम्परेचर मालूम है तो उस पार्टिकल से एसोसिएटेड कितनी वेवलेंथ होगी इसे हम इस इक्वेशन नंबर 9 की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं।
वेयर के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.38, where k is the Boltzmann constant and will be equal to 1.38 into 10 to the power minus 23 यूनिट क्या होती है इसकी जूल पर केल्विन। तो इस तरह से डी ब्रॉगली ने किसी भी पार्टिकल से एसोसिएटेड जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूले डेवलप। पर बात ये है कि ये फॉर्मूले तभी सही होंगे जब एक्सपेरिमेंटली जो है ये बात प्रूव हो कि जो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस है मींस मटेरियल पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेवलेंथ होगी, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर लिया जाए, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया जाए। तो 1927 में डेविंसन एंड जर्मर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ये बात प्रूव की कि जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं वो भी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करते हैं, मींस ड्यूअल नेचर रखते हैं। मींस डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस है वो एकदम सही है। चलिए यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई? सर ये हमेशा डायनामिक मास की बात कर रहे हैं ना?